नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने इसके पहले देखा कि कैसे शीत युद्ध का जो दौर है वो ट्रूमैन और स्टालिन के युग के पश्चात जो पूर्वी यूरोप उसका रंगमंच बनता है और हंगरी और पोलैंड की घटनाएं, जहां पर विशेष तौर पे हंगरी में जो क्रूर दमन सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है वो पूरी वैश्विक आलोचना का कारण बनता है और मानवीय रूप से भी काफी वो उसकी जो मानवीय मूल्यों के विपरीत जो उसके कृत्य थे वो कहीं ना कहीं पूरी विश्व समुदाय के लिए एक कह सकते हैं कि सोचने को मजबूर कर देते हैं। शीत युद्ध के इस दौर में जब आगे बढ़ते हैं तो एक और जो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है वह है स्वेज नहर का संकट। पूर्वी यूरोप से अब जो प्रकरण है वह मध्य पूर्व की तरफ शिफ्ट करता है और इसकी पृष्ठभूमि जब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि मिस्र द्वारा जुलाई 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जुलाई 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इस नहर का निर्माण 1866 में ब्रिटिश और फ्रांस की जो स्वेज नहर कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है और उसे 1869 से लेकर के 99 वर्ष तक 1869 में स्वेज नहर कंपनी जो फ्रांसीसी इसकी निर्माता थी उसके द्वारा किया जाता है और इसमें 99 वर्ष तक इस नहर के संचालन के, इससे आय की, इससे लाभ की के अधिकार इसको इस कंपनी को दिए जाते हैं, इसके रख रखाव के, नियंत्रण के। तो पूरा का पूरा जो इसका रख रखाव है वो इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। और जब हम स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है इसके पीछे जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्र की अपनी जो अर्थव्यवस्था थी जिसमें उसको ये महसूस हो रहा था कि उसकी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए जो नील नदी पर आसवान बांध बनाने की जो आवश्यकता थी उससे महसूस हुई। आसवान बांध बनाने की जो बात हुई या जो प्रस्ताव था उसके संदर्भ में ही स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण बाद में किया जाता है। आसवान बांध से ऐसी उम्मीद होती है, ऐसी बात सोची जाती है कि वो पूरी मिस्र की जीवन रेखा बनेगी और पूरा का पूरा जीवन व्यवस्था बदल जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रहन सहन में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी आर्थिकी बदल जाएगी, लोगों का जीवन शैली बदल जाएगा। सूडान की सीमा से लेकर के और मिस्र में नील नदी तक पूरा इस पे परिवहन की व्यवस्थाएं हो जाएंगी और बिजली उत्पादन से लेकर के अन्य तमाम जो आधुनिक जो आवश्यकताएं हैं विकास की वो सारी कहीं ना कहीं इसके द्वारा हम पूरा कर लेंगे, मिस्र के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर लेंगे। सिंचाई, खेतों की सिंचाई का काम हो जाएगा, बिजली मिल जाएगी, तमाम जो भी इससे जरूरी चीजें। और इसके लिए एक बड़े लंबे चौड़े खर्चे की आवश्यकता थी। जो अनुमानित जो इसकी लागत थी वो 1 अरब
40 करोड़ डॉलर। एक अरब 40 करोड़ डॉलर की आवश्यकता थी। और कहीं न कहीं शुरुआती दौर में ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी के साथ एक शुरुआती सहमति भी बनी, लेकिन बाद में वो सहमति अपने निर्णायक रूप में जो है वो नहीं पहुंच पाई। और जो 8,60,000 हेक्टेयर भूमि जो कृषि योग्य होने वाली थी और जो तमाम जो सुविधाएं मिलने वाली थी इस बांध के द्वारा, बिजली की सुविधा मिलने वाली थी, परिवहन की सुविधा मिलने वाली थी, उस पर कहीं ना कहीं एक लगा ऐसा कि एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो विदेशी निवेश की आवश्यकता थी। और क्यों नहीं मिली, इसके पीछे कारण ये था कि 1900 जो राजा फारूक की सत्ता जो थी उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। नजीब और नासिर राजा फारूक की सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं और 1954 में जो 1952 में उनकी सत्ता में परिवर्तन होता है। सैनिक क्रांति कर राजा फारूक को हटा दिया जाता है और नजीब जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं और नासिर जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर कुछ समय बाद नजीब को हटा करके नासिर राष्ट्रपति बन जाते हैं और वास्तविक सत्ता नासिर के हाथों में आ जाती है। कहना दो राय नहीं होगा कि जो राजा फारूक जो थे उनको पाश्चात्य देशों का समर्थन था और कहीं न कहीं जो नासिर की सत्ता के पीछे पाश्चात्य देश इसको पसंद नहीं कर रहे थे और कहीं न कहीं जो नासिर था उसके सोवियत खेमा था उसको कहीं न कहीं परोक्ष उसको समर्थन उसको मिला हुआ था। फिर 1948 में हम सभी जानते हैं कि इजराइल के बनने के बाद मिस्र और इजराइल का युद्ध होता है और मिस्र जो है वह अरब राष्ट्रवाद का प्रतीक बन जाता है। अरब राष्ट्रवाद का ये प्रतीक बन जाता है। और ब्रिटेन और फ्रांस हम सभी जानते हैं कि वह इजराइल के पक्ष का या इजराइल का समर्थन करने वाले देश थे। तो कहीं ना कहीं जो ये आसमान बांध को लेकर के जो शुरुआती जो एक बातचीत हुई थी वो विफल हो जाती है और मिस्र के पास और कोई विकल्प नहीं बचता। और इस विकल्प के अभाव में वह अभी यद्यपि कि जो स्वेज नहर कंपनी को जो एक अधिकार मिला हुआ था लीज का 99 वर्षों का, उसमें भी 12 वर्ष अभी शेष रहते हैं, लेकिन उसके द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और इस राष्ट्रीयकरण का विरोध ब्रिटेन फ्रांस संयुक्त रूप से करते हैं और एक तरह से ब्रिटेन फ्रांस और इजराइल मिलकर के एक योजना के तहत उसमें एक जो योजना बनती है उसमें कि इजराइल पहले मिस्र पे आक्रमण करेगा और ब्रिटेन और फ्रांस फिर दोनों को चेतावनी दे करके फिर उन पे आक्रमण कर देंगे। इस तरह की योजना बनती है और उसी योजना के क्रम में जो इजराइल के द्वारा मिस्र पर आक्रमण कर दिया जाता है और ब्रिटेन के द्वारा इस चीज को चेतावनी के रूप में कहा जाता है कि नहर से अपनी सेनाएं, दोनों देश जो है नहर से अपनी सेनाएं वापस बुला लें। लेकिन वास्तविक रूप में उस समय तक नहर में दोनों ही देशों की सेनाएं उपस्थित नहीं थी। तो ये बड़ा ही एक तरह से जो योजना है उनकी एक तरह से पूरे विश्व के सामने आ जाती है। यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर उस समय स्वेज नहर के कंटेक्स्ट में, स्वेज नहर के संदर्भ में वे युद्ध के पक्षधर नहीं थे और ब्रिटेन और फ्रांस के विरोध में थे और उन्होंने परोक्ष तौर पे मना भी किया कि मध्य पूर्व में
सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है या सैन्य हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और एक बार ऐसा लगा कि शायद पहली बार पूरी इस शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका एक ही तरफ दिखाई दे रहे थे। सोवियत संघ ने यहां तक कहा कि यदि ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं नहर से या मिस्र से वापस नहीं आती हैं तो वो रॉकेटों से इन पर हमला कर देगा, जिसका प्रत्युत्तर अमेरिका के द्वारा किया जाता है कि ऐसा ही वो हंगरी के संदर्भ में भी, जैसा कि अभी हमने हंगरी के बारे में बात की थी, उसमें भी अमेरिका ये कहता है कि यदि सोवियत संघ के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है कि ब्रिटेन या फ्रांस या इजराइल पर रॉकेट के द्वारा हमला किया जाता है इस विवाद को लेकर के, तो वह भी हंगरी के संदर्भ में ऐसा ही करने को विवश दिखाई देगा। तो एक जो स्वेज नहर का जो संकट है वह वापस जो है एक शीत युद्ध का अखाड़ा बन जाता है, शीत युद्ध का पूरा जो है मंच बन जाता है। वास्तव में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था स्वेज नहर का, ये इस जो आसवान जो बांध थी उसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस राष्ट्रीयकरण से कहीं ना कहीं जो है जो निर्बाध आवागमन की जो स्थितियां थी जो उसमें उस पर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि असर पड़ रहा था, और इसलिए शायद जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो हित थे वे कहीं प्रभावित हो रहे थे, और उन हितों को साधने के लिए और अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मध्य पूर्व में जो उनके प्रभाव थे उसको स्थापित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा जो है वह इस तरह की स्थितियां की जाती हैं। लेकिन जो इस तरह का जो आइजनहावर सैन्य बल के पक्ष में नहीं होते, कहते हैं कि इस समय जो सैन्य बल के बारे में सैन्य बल के प्रयोग के बारे में सोचना जो है वह बुद्धिमानी नहीं होगी, और हमें सैन्य बल की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री जो एंथनी ईडन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो जिसको स्वीकार नहीं करते हैं और एक तरह से वो इजराइल के समर्थन में, यद्यपि कि युद्ध की स्थिति नहीं बनती है, सेनाओं को फिर जो है ब्रिटेन के द्वारा और फिर बाद में फ्रांस के द्वारा भी वापस बुला लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक जो माल्टा के रास्ते जो पहुंच जाते हैं वो उसने एक तनाव को जन्म दे दिया था, और एक तरह से जो शीत युद्ध की जो पूरी स्थिति थी वह मध्य पूर्व उसका केंद्र बन गया था। यद्यपि कि सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन उसने सार्वजनिक तौर पे इस बात की धमकी दे करके कि वह ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध रॉकेट से हमला कर देगा यदि वो अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाते हैं या सैन्य हस्तक्षेप करते हैं, तो वह एक तरह से अरब देशों का सहानुभूति बटोरने में या सहानुभूति प्राप्त करने में सफल होता है, और बिना युद्ध किए भी वह एक तरह से मध्य पूर्व में अपनी स्थिति जो अभी तक उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, या यूं कहने की बहुत प्रभावी भूमिका नहीं थी, अभी तक ब्रिटेन फ्रांस और इन देशों की ही भूमिका वहां दिखाई दे रही थी, यहां पर वह अब मध्य पूर्व में अपनी एक अरब देशों की विशेष तौर पे अपनी एक जो भूमिका जो है वह दिखाई उसको देखता है। इससे पहले एक चीज और कहना आवश्यक होगा कि जो 1954 में एक मध्य पूर्व रक्षा संगठन जो बनाया जाता है उस प्रस्ताव को मिस्र के द्वारा मना कर दिया जाता है कि वो उस प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होगा। ये पाश्चात्य देशों के द्वारा इस तरह का उनको दिया जाता है, लेकिन 1955 में बगदाद पैक्ट में भी तुर्की और इराक इसके सदस्य बनते हैं, लेकिन फिर मिस्र मना कर देता है। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य देशों का जो एक कह सकते हैं कि मिस्र के प्रति एक दुराव उसमें दिखाई देता है, जो कि 48 के इजराइल युद्ध के बाद फिर स्वेज नहर में ये चीजें देखने को मिलती हैं। और इसी बात को लेकर के अमेरिका यद्यपि कि सैन्य हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन वो मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को लेकर के सचेत रहता है, और बगदाद पैक्ट और उसके पहले की जो मध्य पूर्व रक्षा संगठन के बारे में जो मिस्र की जो भूमिका थी उसके प्रति भी वह जानता है। तो कहीं ना कहीं जो आइजनहावर जो है इन स्थितियों को
सुरक्षा परिषद में ले आते हैं और सुरक्षा परिषद जो है दोनों ही सेनाओं को वापस जाने के लिए कहता है और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अपनी सेनाओं को वापस बुला लेते हैं और स्वेज नहर का संकट जो है वह एक युद्ध की परिणति में बदलने से पूर्व ही एक तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन इस स्वेज नहर के संकट से एक चीज जो सामने आती है कि ब्रिटेन और फ्रांस यह स्पष्ट हो जाता है कि वैश्विक परिदृश्य में अब वो प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं थे और मध्य पूर्व में उनके अपने आप को हटा लेने से एक निर्वात हो सकता था, निर्वात होने की स्थिति थी और सोवियत संघ उस निर्वात की स्थिति को अपने, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि वो अपने जो स्टेटमेंट्स के द्वारा, अपने जो वक्तव्य के द्वारा सोवियत संघ ने अरब देशों की सहानुभूति ले ली थी, तो कहीं ना कहीं वो एक दिखाई दे रहा था कि वह उस मध्य पूर्व में अपनी दखल को बढ़ा लेगा और इसके प्रति अमेरिका भी सचेत था और इसी को लेकर के आइजनहावर ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया मध्य पूर्व के संदर्भ में, जो कि इसके पहले हमने बगदाद पैक्ट और मध्य पूर्व सहयोग संगठन के रूप में देखा था। तो 5 जनवरी 1957 को अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर एक प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कांग्रेस के पास जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय तक आइजनहावर अपने दूसरे कार्यकाल में होते हैं और इन स्थितियों में यद्यपि कि वो ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात के प्रति सचेत होते हैं या जानते हैं कि मध्य पूर्व की स्थिति को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है जैसा कि हंगरी को छोड़ दिया गया था। तो एक संदेश आइजनहावर के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को भेजते हैं और उससे स्वीकृति मांगते हैं और इसका संबंध जो है वह मध्य पूर्व के देशों से होता है और इस जैसा कि इसके पहले भी हमने देखा, मार्शल प्लान में देख लिया था हमने कि किस प्रकार से वो या ट्रूमैन का जो सिद्धांत था उसमें देखा था हमने कैसे ग्रीस और तुर्की को लेकर के, और फिर मार्शल प्लान जो पूरे यूरोप को लेकर के एक आर्थिक उसके निर्माण का था। ऐसा ही कुछ वह मध्य पूर्व के लिए भी सिद्धांत आइजनहावर प्रस्तुत करते हैं और इसमें 3 मुख्य कार्यक्रम इसमें रहते हैं। पहला जो है इसमें जो है वो आर्थिक सहायता, 40 से 50 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता की बात इसमें होती है कि जो भी अमेरिका के साथ इस तरह की समझौता करेगा या इस तरह का अनुबंध करेगा उसको 40 से 50 करोड़ का आर्थिक सहायता उसको प्राप्त होगा। फिर दूसरा वह इस समझौते का सैनिक सहायता, यानी जो भी समझौते का हिस्सा होगा उसे अमेरिका की सैन्य सहायता भी प्राप्त होगी, इसका भी आश्वासन इस समझौते में दिया गया। और तीसरा था साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा, यानी जो मैं अभी इसके पहले बात कह रहा था कि ये अमेरिका को डर था कि कहीं यदि वह मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं करेगा तो सोवियत संघ जो है वह अपना दायरा या अपना हस्तक्षेप उसमें बढ़ा लेगा और उसकी स्थिति जो है शायद मध्य पूर्व में ज्यादा मजबूत हो जाएगी और अमेरिका जो कि नेतृत्व कर रहा था उदारवादी खेमे का, पाश्चात्य खेमे का, वह कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा और वह उसकी एक तरह से हार सी दिखाई देगी। तो ब्रिटेन और फ्रांस या यूरोपीय उन देशों के पीछे आने के बाद अमेरिका के पास एक तरह से कहें तो कोई विकल्प नहीं था, उन देशों का परोक्ष दबाव था कि वह उस मध्य पूर्व में अपनी भूमिका निभाए। तो जो तीसरा घोषित सिद्धांत था, अभी तक जो शीत युद्ध का दौर एक तरह से कह लें कि उस रूप में तीखा नहीं था, तो यहाँ पर इस आइजनहावर सिद्धांत में तीसरा जो बिंदु है वह इस बात को इशारा करता है कि अभी शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। तो तीसरा जो बिंदु है वह ये कहता है कि साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा, यदि कोई भी साम्यवादी आक्रमण, यदि समझौते के में जो देश आते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व एक तरह से अमेरिका ले रहा था। साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा, इसको मैं जरा ऊपर
साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा। तो इस तरह से इन 3 नीतियों को लेकर के और अमेरिका अपने आइजनहावर सिद्धांत को लेता है। 10 जनवरी को जो वार्षिक संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है उसमें इससे भी आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि वह समस्त स्वतंत्र देश, और स्वतंत्र देश का आशय यहां पर बताना समीचीन होगा। स्वतंत्र देश के से आशय उनका वो समस्त गैर साम्यवादी देश, तो समस्त स्वतंत्र देशों की रक्षा का वचन अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। समस्त स्वतंत्र यानी एक तरह से अमेरिका स्वयंभू रूप में उन सभी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है या गारंटी देता है या एक तरह से घोषणा करता है कि वो देशों की रक्षा करेगा, या उनको एक तरह से आश्वस्त करता है कि यदि आपको साम्यवादी खतरा या साम्यवाद से कोई खतरा महसूस होता है तो अमेरिका आपके लिए खड़ा है। तो गैर साम्यवादी देशों को यानी वो साम्यवादी देशों को स्वतंत्र नहीं मानता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि साम्यवादी देशों को वह स्वतंत्र देश नहीं मानता है, वो मानता है कि वो सोवियत संघ के प्रभाव में है और निश्चित तौर पे वो अपनी स्वतंत्र उनकी नीतियां नहीं है। तो वो समस्त स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता की बात करता है और यहाँ पर पूरे विश्व की रक्षा का वचन देता है और ये कहता है कि अमेरिका का हित किसी एक जगह नहीं है, बल्कि अमेरिका का हित क्या है, वो पूरा विश्वव्यापी है, वो वैश्विक है और दोनों ही विश्व के दोनों ही गोलार्धों में उनके हित जो हैं वह बने हुए हैं। तो अमेरिका का हित जो है वो यूनिवर्सल है, वो कहीं भी विश्व के किसी भी हिस्से में उसका हित हो सकता है और वो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है और वह स्वतंत्र देशों की जो रक्षा का जो वचन दे रहा है साम्यवादी देशों के विरुद्ध, यानी एक तरह से वो घोषणा कर देता है कि अब इस पूरे शीत युद्ध का जो पूरा मंच है वह पूरा विश्व है, वो कहीं भी अमेरिका हस्तक्षेप या अमेरिका जो है वह स्वतंत्र देशों की रक्षा के नाम पर अपनी भूमिका निभा सकता है। दूसरा, अमेरिका ये कहता है कि वास्तव में जो हितों की जो पारस्परिक निर्भरता है, जो आपस में जो हित है, वह विश्व के सभी देशों के साथ, जो विश्व के सभी स्वतंत्र देशों के साथ हमारे जो हित हैं वो कॉमन है, वो एक मिले जुले हित है। यानी जो हित स्वतंत्र अन्य देशों का है, जो गैर साम्यवादी देशों का जो हित है वह सामूहिक हित है, परस्पर एक दूसरे के परस्पर हित हैं, एक दूसरे के स्वतंत्र देशों के यानी गैर साम्यवादी और अमेरिका, इन दोनों के जो हित हैं वो अमेरिका इस जो 10 जनवरी के संदेश में आइजनहावर कहते हैं कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से पूरक के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वतंत्र देशों के हितों के साथ अपने हितों को भी जोड़ देता है, यानी कुल मिलाकर के वह साम्यवादी व्यवस्था के विपरीत जो भी चीजें हैं या जो उसके विरोध में जो भी चीजें हैं उससे अमेरिका का हित जुड़ा हुआ है और ये मानता है कि परस्पर हितों की रक्षा के लिए सभी देशों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, जो सभी देश हैं उनकी स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा की जाए। ये परस्पर हितों के लिए, परस्पर हित के लिए देशों की स्वतंत्रता और शांति की रक्षा की जाए। यानी किसी एक देश में अशांति होती तो वो अमेरिका के लिए भी अहितकर होगी और इस सिद्धांत के आधार पर वह एक तरह से कहीं भी एक अपने हस्तक्षेप के अधिकार को घोषित करता है कि वह विश्व में किसी भी ऐसी व्यवस्था के प्रति
जो ऐसा लगता है कि वह सोवियत साम्यवादी व्यवस्था वहां पर अपना हस्तक्षेप कर रही है, अपना प्रभाव स्थापित कर रही है, तो उसके विरुद्ध वो अपनी भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से एक तरह से घोषणा की जाती है कि मध्य पूर्व में जो है अमेरिका अब शून्य की स्थिति में नहीं रहेगा। जैसा कि हंगरी की स्थिति में वो सोपेस में अपने आप को दिखाई देता है कि वो हस्तक्षेप करे ना करे, सुरक्षा परिषद में उसकी क्या भूमिका हो, वह सैन्य हस्तक्षेप करे कि ना करे, या स्वेज नहर के संकट के समय भी जो आइजनहावर की जो स्थिति दिखाई देती है वो उसमें हम देखते हैं कि वो भी वहां भी दुविधा दिखाई देती है। तो इस दुविधा को दूर करने का प्रयास आइजनहावर के सिद्धांत में दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश जो प्रभाव या ब्रिटिश फ्रांस का जो एक तरह से पराभव दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। जो शून्यता आ जाती है, उस शून्यता के कारण जो अमेरिका उस शून्य को भरने के लिए, उस निर्वात को भरने के लिए उसका आना आवश्यक दिखाई देता है कि पाश्चात्य देशों का जो नेतृत्व है वहां पर अमेरिका कर रहा था, तो उसका फ्रंट पर आना जो है आवश्यक था। दूसरा जो है ये जो आर्थिक स्थितियां थी मध्य पूर्व की, वो भी कहीं ना कहीं उसको एक तरह से इशारा कर रही थी। और मध्य पूर्व हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा केंद्र था आर्थिक व्यवस्था का और आर्थिक उसका, तो उसको भी वो अपने प्रभाव में लेना चाह रहा था। और एक जो आर्थिक और सैन्य सहायता देने की बात थी, जो एक आकर्षण या लालच दिया गया था, उससे उन देशों को भी एक तरह से प्रलोभन था कि वो उससे जुड़े। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस आइजनहावर सिद्धांत में जो जिसमें कि 40 से 50 करोड़ की सहायता राशि देने की बात थी और सैन्य सहायता के को सुलभ करने की बात थी, केवल लेबनान इस समझौते से जुड़ा। और आइजनहावर का जो सिद्धांत था वो एक बड़ा बिग फ्लॉप सिद्ध हुआ, एक बहुत विफल सिद्धांत के रूप में, या बहुत मध्य पूर्व में जिस उम्मीद के साथ जिस सिद्धांत को रखा गया था वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। और आइजनहावर सिद्धांत, जो आइजनहावर का जो अपना उद्देश्य था, वो मध्य पूर्व में शायद उस रूप में सफल नहीं हो पाया। और शीत युद्ध अपने नए नए आयामों के साथ बढ़ता गया, और जो मध्य पूर्व में सोवियत प्रभाव था वो अरब देशों के साथ उसका प्रभाव निश्चित तौर पे स्वेज नहर के साथ जो स्थापित हुआ था वो प्रभाव स्थापित था और वो बढ़ रहा था। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि ये पूरी जो स्थितियां हैं वो शीत युद्ध के विभिन्न जो घटनाक्रम घटते हैं वो पूरे इस बात के लिए बताने के लिए पर्याप्त है कि शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध का मंच है जो है वो सिर्फ एक सीमा तक, एक क्षेत्र तक नहीं रह गया था, वो बल्कि पूरा विश्व, चाहे वो एशिया हो, पूर्वी यूरोप हो, मध्य पूर्व हो, हर जगह कहीं ना कहीं शीत युद्ध के अपने अपने कारण हो रहे थे, अपने अपने रीजन्स थे, और उन रीजन्स के कारण जो है वो संघर्ष और उन संघर्षों की स्थिति के रूप में शीत युद्ध का और चरम पर होना हमें देखने को मिल रहा था। तो हम अगले लेक्चर्स में और देखेंगे कि शीत युद्ध में और क्या क्या घटनाएं घटती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।